हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी प्लान्स है फॉर अ पब्लिक बिल्डिंग, उसके जो भी रूल्स बायलॉज है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स है उसके लिए जो जो IS कोड के जो भी प्रोविजनल है वो डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो जो भी हमारी प्लानिंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, उसमें रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें है एज पर कोडल प्रोविजनल। ओके, तो बहुत सारा आपको कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी है, हमारे जो भी हाइट के लिए बिल्डिंग रूल्स है, सेट बैक डिस्टेंस, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, या फिर साइड के लिए जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायोलॉजी, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। ओके, आज साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। यानी कि आपको साइज़ ऑफ प्लॉट कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग एज पर बिल्डिंग बायोलॉज। ओके, कौन से एरिया में कौन सा एरिया होना चाहिए, मिनिमम विड्थ उसकी क्या होनी चाहिए इन इंडस्ट्रियल एरियाज, या फिर अपना जो भी रेसिडेंशियल जोन हो उसमें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का एंडिंग तक देखना गाइज। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एजुकेशनल बिल्डिंग है, जो कि इसके पॉइंट्स है। यहाँ पर एज़ पर IS कोड एंड एज़ पर कोडल प्रोविज़न आपको जो भी रूम साइजेस है, एरिया, वो आपको प्रोवाइड करना होता है गाइस। ओके, जो भी IS कोड कोडल प्रोविज़न के हिसाब से आपको जो भी प्रोविज़न करना होता है, प्लेग्राउंड का या फिर जिम्नेशियम, हॉल, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आज एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होनी चाहिए गाइस। ओके, क्लासरूम एंड लाइब्रेरी शुड बी नॉर्थन एक्सेप्ट। ओहो, ओके, यहाँ पर जो भी क्लासरूम से लाइब्रेरी हो, यहाँ पर आपको नॉर्थ साइड में देनी है गाइज। ओके, जो कि एज पर वास्तु के हिसाब से भी सही है गाइज, और एयर और वेंटिलेशन के हिसाब से भी सही है वो क्लासरूम और रीडिंग रूम वाला पॉइंट। उसके बाद हमारी जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग है उसके प्लानिंग करते टाइम आपको बिल्डिंग के लेआउट हो वो आपको LBE टाइप में होना चाहिए गाइज। यानी कि L बड़ा वाला शेप होना चाहिए, यहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, फिर क्लासरूम सर वो वाले हो गए सभी। उसके बाद B और उसके बाद E, इस शेप में अपना जो स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए गाइज। सैनिटरी ब्लॉक एंड वाटर टैप्स शुड बी प्लेस्ड इन each wing in a such manner that they can be easily accessible to all unit। यहाँ पर आप देख सकते हो सैनिटरी जो भी ब्लॉक्स होते हैं, वाटर टैप्स होते हैं, आपको इजीली वहाँ पर आपको एक्सेसिबल होने चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक एजुकेशनल बिल्डिंग के पर्पज से। तो एज़ पर कोडल प्रोविजन एंड एज़ पर IS कोड आपको ये रूल्स देने होते हैं गाइज। एज़ पर बिल्डिंग बायलॉज एंड रूल्स, आपको अगर एजुकेशनल बिल्डिंग में जो जो चीज़ें होती है, रूम के साइजेस होती है, उसमें यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो भी साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके लिए जो भी एरिया रिक्वायर्ड होता है गाइस, यहाँ पर एंट्रेंस रिसेप्शन के लिए जो भी एज़ पर कोडल प्रोविजन और एज़ पर IS 8827 1978 ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है गाइस। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ऑफिसेस, रूम साइजेस, क्लासरूम, WC, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस, उसके हिसाब से आपको एक स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का प्लान बनाना होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए। जब आप प्लान बनाते हो तब आपके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए और एक टाइप का प्लान है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि क्लासरूम और जो भी स्टाफ रूम्स हो, हॉल्स हो, गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट हो, ऑडिटोरियम हो, जिम, प्ले ग्राउंड हो, इसका
जो आपको एज ए एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए, तो एक तो ग्राउंड आपका सेंटर में होना चाहिए, उसके बाद स्टेज, उसके बाद जो भी फंक्शनल एरिया है आपको ऑडिटोरियम लगता है उसके लिए, जो भी हमारे सैनिटरी और ड्रेनेज की कंडीशन हो, उसके बाद एंट्रांस, ओके, लैबोरेटरी होनी चाहिए उसमें, ऑफिस, स्टाफ रूम्स, प्रिंसिपल। तो ये भी सही प्लान है जिसमें आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो एक हर एक चीज़ उसमें। ओके, एंट्रेंस भी एक ही साइड से दिए, यहाँ पर पार्किंग भी ले सकते हो अपर ग्राउंड में, और कितनी भी स्टोरी आप इसके ऊपर बना सकते हो गाइस। जैसे कि आपकी पब्लिक बिल्डिंग हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, इसी तरह आपको अगर कोई प्लान बनाना हो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, इंजीनियरिंग कॉलेज, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर कॉलेज, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ये कि अच्छी तरह से एक सोसाइटी डेवलप हो रही है यहाँ पर, एक जो भी एक सिटी डेवलप हो रही है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी हब, फिर यहाँ पर बीच में प्लेग्राउंड, यहाँ पर अपार्टमेंट 1 2 3 4 5, ओके, आईटी पार्क जैसा यहाँ पर डेवलपमेंट, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी राउंड सर्कल है, यहाँ पर वॉकिंग के लिए एरिया या फिर एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की है, बीच में रो हाउसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो एज पर बिल्डिंग्स टर्म्स एंड बायलॉज एंड रूल्स आपको ये प्रोवाइड करना होता है जो कि। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग के ऊपर उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो देखेंगे, एज पर IS कोड्स एंड कोडल प्रोविजन वो देखेंगे। एंट्रेंस और रिसेप्शन आपको मिनिमम देना है 10 to 25 mm स्क्वायर, 2.5 मीटर वाइड। ओके, एंट्रेंस यहाँ पर देख सकते हो प्लान में, जो कि एंट्रेंस है यहाँ पर, जो कि आपको अच्छी तरह से और बड़ा वाला देना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ब्लॉक के लिए आपको 20 to 40 मीटर स्क्वायर देना है। यहाँ पर मीटर है, गलती से वहाँ पर mm आया है, मीटर है वहाँ पर एक्चुअल में। ओके, उसके बाद क्लासरूम की साइज है, स्टूडेंट अबाउट 10 ईयर्स, स्टूडेंट अबाउट 10 ईयर्स, बिलो 10 ईयर्स, उसके हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। 6.5 मीटर, 5.5 मीटर रूम साइजेस दिए, क्लासरूम के साइजेस दिए वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्लासरूम के जो भी जनरल साइजेस है वो आपको एडॉप्ट करने होते हैं प्लानिंग में। यहाँ पर क्लासरूम से जितने भी क्लासरूम से स्टाफ्स, लेबोरेटरी, प्रिंसिपल रूम्स, एंट्रांस, ओपन स्पेस कितना होना चाहिए मिनिमम, उसमें UC, WC, यूरिनल्स, जो भी एज पर स्टूडेंट होता है कितने WC कितने स्टूडेंट के ऊपर होने चाहिए गाइज। तो 1 by 1 देखेंगे हम। उसके बाद जो भी हमारे टीचर्स में उसकी मिनिमम तो साइजेस होने चाहिए 14 मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम आप कितना भी देख सकते हो, मगर मिनिमम अपना एरिया होना चाहिए 14 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग हॉल्स, लेबोरेटरी, असेंबली हॉल होना चाहिए 3 to 5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए, एज पर IS कोडल प्रोविजन गाइज। यहाँ पर IS 8827/1978 से ये IS कोड चलता आ रहा है गाइज। इसमें 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट हो एरिया आपको ड्राइंग रूम और असेंबली हॉल में देना। उसके बाद ये तो हुआ हमारा रूम्स और टीचर रूम्स, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो भी अवेलेबल लेबोरेटरी है उसके लिए एरिया होता है। उसके बाद सर्कुलेशन के लिए चाहिए गाइस। सर्कुलेशन में आपको 1 to 2 मीटर फ्री स्पेस देना है। यहाँ पर सर्कुलेशन, यहाँ पर पैसेज आपको देना है 2 मीटर का, यहाँ पर पैसेज देना है लेबोरेटरी। ओके, ये जो पैसेज है वो आपको प्रोवाइड करना होता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास, इज एसेसिबल हो और सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है वो। ओके, उसके बाद लाइब्रेरी में देखा जाए तो अपना एरिया होता है 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1500 स्टूडेंट। ओके, लेबोरेटरी का एरिया हमारा 6 by 5 मीटर, 5 or 6 मीटर। तो एज पर 80 to 95 मीटर स्क्वायर होता है 1500 स्टूडेंट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, एज पर IS कोडल प्रोविजन है। उसके बाद पार्किंग स्पेसेस साइकिल के लिए अलग से दिया है गाइज। यहाँ पर सैनिटरी ब्लॉक देखा जाए तो आपको 1 WC के लिए आपको 140 स्टूडेंट लेना है, फीमेल हो तो 25 स्टूडेंट देना है आपको, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल प्रोवाइड करना हो तो
1 फॉर 20 स्टूडेंट, WC करना हो तो 1 फॉर 40 स्टूडेंट, 1 फॉर 40 स्टूडेंट सेम है। उसके बाद वाटर टैप्स प्रोवाइड करना हो तो 1 फॉर 50 स्टूडेंट। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस। अगर आपको आपके कॉलेज या स्कूल में 1000 स्टूडेंट हो तो आपको पर 50 स्टूडेंट 1 टैप प्रोवाइड करना है, 1 वाश बेसिन प्रोवाइड करना है, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल्स में फॉर 20 स्टूडेंट 1 यूरिनल्स प्रोवाइड करना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग के, जो भी एज पर IS कोडल प्रोविज़न, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर इसके ऊपर आपको अलग अलग बिल्डिंग के ऊपर जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, बिल्डिंग बायलॉ चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज के लिए, हैजार्डस बिल्डिंग के लिए, उसके जो भी प्लानिंग एंड जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए जो भी रूल्स आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रूल्स एंड बायलॉज लिख देना। मैं आपके इसके ऊपर समझ जाऊँगा कि इसके भी डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस। ओके, हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स है हमारे, उसके बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज लिख लेना गाइस। मैं आपके इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियोस लाऊंगा गाइस। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारे साइज़ ऑफ प्लॉट के बारे में। अगर आपको जो भी साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो आपको अगर रो हाउसेस बनाना है तो आपको 50 to 125 मीटर स्क्वायर का प्लॉट चाहिए। उसमें आपका फ्रंटेज चाहिए, वेट के लिए वेट चाहिए मिनिमम 4.5 to 8 मीटर, जो कि बेसिक होता है रिक्वायरमेंट एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। फॉर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट इन अ रेसिडेंशियल जोन इज 50 स्क्वायर मीटर। ओके, 50 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए रेसिडेंशियल जोन में अपना जो भी साइट होता है प्लॉट का है। उसमें 3 में डिवाइड किया है, सेमी डिटैच, डिटैच। इसमें प्लॉट एरिया और मिनिमम वेट कितने होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिए गाइज। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हो रेसिडेंशियल जोन में, कमर्शियल जोन में, तो आपको ये रूल से आपको फॉलो करने होंगे गाइज। ओके, इसमें होता है रो हाउसेस, सेमी डिटैच बिल्डिंग और हमारा डिटैच बिल्डिंग 125 to 250। अगर आपको सेमी डिटैच करना है तो इतना तो एरिया मिनिमम चाहिए गाइज। उसके बाद मिनिमम वेट चाहिए 8 to 12 मीटर। अगर आपको डिटैच बिल्डिंग चाहिए तो मिनिमम 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज चाहिए उसका 12 मीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमारे आती है बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो कि बेसिक नॉलेज है गाइज। ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लॉटिंग में। इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में विड्थ ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 50 मीटर एंड साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 300 स्क्वायर मीटर। तो इंडस्ट्रियल जोन हो आपका तो चाहिए आपको 50 मीटर से कम नहीं चाहिए और उसका एरिया चाहिए आपको 300 स्क्वायर मीटर। और अदर बिल्डिंग के लिए जैसे कि अपना सिनेमा हॉल हो, एक कार्यालय हो, अपना कोई पेट्रोल पंप स्टेशन हो, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है गाइस। जैसे कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल्स में अगर 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में पर सीट के हिसाब से 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से। ओके, अगर आपको मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट चाहिए, आपको कोई प्रोग्राम कार्यालय के लिए 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए गाइस। यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम, अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास है आपका, तो अगर आपको मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर और मिनिमम वेट चाहिए उसका 3.6 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि रोज के लिए चाहिए आपको 50 to 125 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट के लिए और 4.5 to 8 मीटर इसका वेट चाहिए। अगर आप वो इकोनॉमिकल वीकर जोन में हो, सोसाइटी में हो, तो आपको जो भी मिनिमम
अपना वेट चाहिए 3.6 मीटर और अपना मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का 20 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में आती है गई, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग बायलॉज एज पर रेगुलेशन आपको मीन ऑफ एसेस यानी कि आपका रोड कितना होना चाहिए एज पर आपकी बिल्डिंग 2 स्टोरी हो 3 स्टोरी हो, तो आपका मीन ऑफ एसेस उसका विड्थ और लेंथ कितना होना चाहिए, यानी कि आपका रोड जो भी स्ट्रीट हो रोड हो उसकी साइजेस कितनी होने चाहिए एज पर बिल्डिंग्स। तो आपको यहाँ पर दिखा है, आपको क्लियर वे इट नॉट लेस देन 3.6 मीटर। अगर आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको रोड चाहिए वो 3.6 मीटर का चाहिए गाइस मिनिमम। अगर आपको 3 स्टोरी के अबो बिल्डिंग है तो आपको 5 मीटर का रोड वे चाहिए। ओके, मेन ऑफ एसेस यानी कि आपको जो भी आपका रास्ता है रोड से स्ट्रीट है हमारा आपके आगे वाले बिल्डिंग का, आगे बिल्डिंग के आगे का, तो आपको इतना मिनिमम चाहिए 3.6 मीटर का फॉर 3 स्टोरी, 5 मीटर फॉर 5 स्टोरी, हाँ 3 स्टोरी। अब तो यहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में यहाँ पर कि मेन ऑफ एसेस यानी कि जो भी हमारा रोड से स्ट्रीट है, अगर आपकी स्टोरी 3 स्टोरी के ऊपर बिल्डिंग है तो आपको मिनिमम 5 मीटर का एक्सेस चाहिए। और अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी है तो 3 स्टोरी अप टू 3 स्टोरी यानी कि 3 स्टोरी 2 स्टोरी है 3 स्टोरी है, वहाँ आपके जो रोड का विड्थ चाहिए आपको वो 3.6 मीटर चाहिए गाइस। इसे बोलते हैं हम मेन ऑफ एक्सिस। ओके, यहाँ पर मेन ऑफ एक्सिस के लिए आपको चाहिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और अदर बिल्डिंग में दोनों में हम कंपेयर करने वाले गाइस, तो एंडिंग तक देखना गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ऑफ एक्सिस में हमारे जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें अगर आपकी रोड की विड्थ 6 मीटर है तो आपको 75 मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए उसकी। ओके, मीटर में द विड्थ एंड द लेंथ रिक्वायरमेंट विच शुड बी गिवन, ये लेंथ के लिए आपको इतना विड्थ होना चाहिए। अगर आपकी विड्थ 7.5 मीटर है तो आपको लेंथ चाहिए 150 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी अदर बिल्डिंग्स में आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, असेंबली हॉल्स, स्टेडियम, एजुकेशनल बिल्डिंग, मार्केट्स, अदर बिल्डिंग्स में ये सारी बिल्डिंग्स आती है जिसका विड्थ आप देख सकते हो और जिसका लेंथ ऑफ मेन ऑफ एक्सेस के लिए। इसमें आप पाथवेज के लिए आपके जो भी पैदल चलते हो वॉक के लिए आपको जो भी मिनिमम तो 1.5 मीटर इसका विड्थ होना चाहिए यानी फॉर एनी पाथवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम सेटबैक इज़ 2 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ पाथवे एंड द फ्रंट वॉल ऑफ बिल्डिंग, तो 2 मीटर का आपको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस देना है उसको, जो कि आपको चलने के लिए आए, पाथवेज को ही बोलते हैं आप। ओके, तो ये सारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइज, ये सब पढ़ने तो नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर देखा आपने कि मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए कितना विड्थ और लेंथ चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हमारे कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेसेस विथ इन अ प्लॉट, ओपन स्पेस के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है गाइज। ओपन स्पेस फॉर फ्रंट, रियर एंड साइड मार्जिन के लिए आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड होता है गाइज, यानी कि आपको हाइट के ऊपर उसका जो भी ओपन स्पेस देना हो आपको प्लॉट के लिए, इसका विड्थ अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है 3 + h/10 / 3, यानी कि h हो गया हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको हाइट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर है, लेस दैन 25 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस ओपनिंग मीटर में चाहिए, मीटर में ही मिलेगा वो। इसका फार्मूला है 3 + h/10 / 3, h यानी कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। इससे आपको ओपन स्पेस जितना चाहिए वो मिल जाएगा, इसकी विड्थ मिनिमम कितनी चाहिए वो।
तो ये तो हुआ गाइज ओपन स्पेस विद अ प्लॉट। अगर आपको फ्रंट ओपन स्पेस चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस के लिए इन्होंने एक टेबल दिया है उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट जो डिपेंड्स विड्थ ऑफ रोड के लिए ऊपर डिपेंड है हमको फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना है। अगर आपको रोड का विड्थ है 7.5 मीटर तो आपको 1.5 मीटर का ओपन स्पेस देना पड़ेगा गाइस, मिनिमम दे सकते हो आप उसे मिनिमम 1.5 मीटर। अगर आपको शेड का जो फ्रंट रोड का विड्थ है 7.5 मीटर या 18 मीटर तो आपको 3 मीटर उसका आपके बिल्डिंग का फ्रंट ओपन दे सकते हो। इसी तरह आपको अबाउट 30 है तो आपको 6 मीटर का भी फ्रंट दे सकते हो, यानी कि आप हाईवेज MDR MDH ओके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं उसको, हाईवेज के तरफ से जा रहे हो तो आप इतना भी ओपन स्पेस दे सकते हो हमारे बिल्डिंग में। आपने ओपन स्पेसेस देखा, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट ओपन स्पेसेस के लिए यहाँ पर आपने एक टेबल देखा गाइज। उसके बाद जो भी आपकी अगर यहाँ पर 7 मीटर हाइट और बिल्डिंग के तभी आप ए स्पेस के लिए अवेलेबल हो गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 7 मीटर बिल्डिंग के लिए ही अप्लाई होता है, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरह आपको रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस के लिए भी रूल्स है गाइज। एवरी बिल्डिंग हाइट लेस देन 10 मीटर एंड रियर ओपन स्पेस ऑन एवरेज विड्थ इज 3 मीटर। नो केस मेजरिंग लेस देन 1.8 मीटर एक्सेप्ट बैक टू बैक बिल्डिंग क्लियर मार्जिन शुड बी एवरेज 3 मीटर। तो इन एवरेज आपको 3 मीटर का रियर मार्जिन देना होता है गाइज हर एक बिल्डिंग में, हर एक प्लॉट में। अगर आपका कॉर्नर साइज का प्लॉट हो जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो तो इसका जो 2.4 मीटर। तो रियर ओपन स्पेस ने देखा कि अगर आपको 2.4 मीटर का मिनिमम एरिया देना है उसको, रियर ओपन स्पेस की विड्थ उतनी होनी चाहिए गाइज। अगर आपका एरिया कॉर्नर प्लॉट में हो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो साइड ओपन स्पेस के लिए भी एक रूल्स है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो डिटैच और सेमी डिटैच के लिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। अगर डिटैच हो तो आपका जो भी मिनिमम साइड ओपन स्पेस होता है वो 3 मीटर फॉर बोथ साइड होता है। अगर आपको सेमी डिटैच हो तो 1 साइड ही आपका रहेगा जो कि 3 मीटर ऑन एवरेज आपको 3 मीटर देना है, छोड़ना है उसका विड्थ ओके दोनों तरफ से। और रो हाउसेस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। बिल्डिंग बायलॉज रूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस जो कि आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पर आपका सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइस, जो कि सेट बैक डिस्टेंस यानी कि अपना इसे आप सेट बैक डिस्टेंस कह सकते हो, यानी कि अपना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बीच में का स्पेस है, हाइट के जो भी डिफरेंस है यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस इसे बोला जाता है गाइस ओके। अगर आपने प्लेन लाइट ऑफ रेस पास किए यहाँ से तो आपको एंगल मिलना चाहिए अपोजिट रोड से। ये आपका रोड ही समझ लो, यहाँ से जो अपोजिट साइड है रोड का वहाँ से आपको रे पास करना है और मिनिमम एंगल आपका 45 to 63 के बीच में होना चाहिए गाइस, उसके ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज ये सारी रूल्स आपको समझ में आने चाहिए गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दी है गाइज। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग में बी एक्सटेंड ओके। यानी कि आपको सेंटर ऑफ अ रोड से जो भी प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग है वहाँ से आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ पर आपको सेटबैक डिस्टेंस मिल जाएगा गाइज वहाँ से ओके। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि फॉर अ विलेज रोड एंड मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ कॉलम 2 to कॉलम 3 to कॉलम 2 ओके। अगर विलेज रोड हो आपको तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग सेटबैक डिस्टेंस है और अपना कॉलम 1 और 2 का जो डिफरेंस है रेशियो दिया है उन्होंने ओके। यहाँ पर आपको इजी वे में समझना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेटबैक डिस्टेंस होता है गाइस ये आपको अच्छी तरह से पार्किंग फ्यूचर अगर रोड वाइडनिंग हो सकता है इसलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद
व्हीकल की पार्किंग हो, पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है इससे। उसके बाद फ्री वेंटिलेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो रोड वाइडनिंग इन फ्यूचर, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, और फ्री वेंटिलेशन के लिए आपको सेटबैक डिस्टेंस देना ज़रूरी है गाइस। वो आपको थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए 1.5 to 1.67 टाइम्स ग्रेटर होता है गाइस। ओके, उससे ज़्यादा होता है 1.5 to 1.67 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइस। जो कि आप अगर बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस टेबल में, विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए आपको जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस है अपना, जो भी 9 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 15 मीटर, 24 मीटर, और हमारा होता है 45 मीटर। और ये रेशियो आपको बाद में बताऊंगा, ये रेशियो क्या है क्लास लेवल में। ये जो डिस्टेंस होता है गाइस, मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस, यानी कि आपको अगर फ्यूचर वाइडनिंग हो रोड का हो सकता है, इसलिए आपको ये छोड़ना पड़ता है गाइस। 9 मीटर फॉर विलेज रोड, 15 मीटर फॉर MDR, एंड 30 मीटर फॉर हमारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए गाइस, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सेटबैक डिस्टेंस और हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में हमारे जो भी वेंटिलेशन होते हैं शाफ्ट के लिए, आपके अगर बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, यानी कि आप, तो आपको 1.2 मीटर स्क्वायर का शाफ्ट देना है गाइस वेंटिलेशन के लिए। उसका 1 डायमेंशन जो होना चाहिए 0.9 मीटर होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर के 90 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, उसी तरह आपके हाइट अब 12 मीटर है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, इसके हिसाब से आपको ए वेंटिलेशन ऑफ शाफ्ट देना है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेंटिलेशन के, आपको एयर के वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए इसेंशियल होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी गाइस, जो कि मिनिमम एरिया और मिनिमम उसका 1 डायमेंशन दिया है शाफ्ट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए समझना। उसके बाद है गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी में मेन फंक्शन है गाइस उसका, जो भी ओपन स्पेस है हमारे बिल्डिंग के आगे, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। अदर बिल्डिंग्स में आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस, स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेट्स आते हैं उसमें, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आते हैं, हजार्डस बिल्डिंग्स आते हैं। उसके लिए अलग अलग टर्म्स है गाइस, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए हमारे बिल्डिंग के आगे, जो कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम डिटेल में देखने वाले गाइस कि आगे ओपन स्पेस आपको कितना देना चाहिए, मिनिमम कितना स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए गाइस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए आपको ओपन स्पेस देना है गाइस, जो कि 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, नॉट बी लेस दैन 6 मीटर के आगे ही होना चाहिए होगा। मिनिमम आप 6 मीटर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मीटर जो ओपन स्पेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए गाइस। उसके बाद आप लिए अगर असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आपको फ्रंट शुड नॉट बी लेस दैन 12 मीटर। ओके, एंड आपको ओपन स्पेसेस शुड नॉट बी लेस दैन 6 मीटर। तो फ्रंट आपको 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस आपको 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस और स्टोरेज बिल्डिंग में देखा जाए तो ओपन स्पेसेस होना चाहिए उसको 4.5 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, उसके अंदर नहीं चलेगा, नॉट लेस दैन 4.5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइस, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइस बिल्डिंग रूल्स में, बायलॉज में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो कोई भी, तो आपको ओपन स्पेसेस कितना देना चाहिए। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 मीटर के आसपास हो तो आपको 4.4 मीटर मिनिमम देना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, उसके ऊपर आपको हर एक मीटर के लिए आपको
0.20 मीटर बढ़ाना है गाइस ओपन स्पेस। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज टू द ओपन स्पेसेस 0.20 मीटर 0.25 मीटर फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 17 मीटर होगी तो इसमें 0.25 मीटर ऐड करना, 18 मीटर हो गई तो प्लस 0.25, 19 प्लस 0.25, इस तरह आपको 0.25 मीटर हर एक मीटर के हाइट से ऊपर बढ़ाना है गाइस। 16 मीटर के लिए आपको 4 तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ये रूल आपको इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि हैज़ार्डस बिल्डिंग है, हैज़ार्डस बिल्डिंग में आपको सेम रूल एज पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो रूल्स है बिल्डिंग बाय लॉज में, वही आपको इस्तेमाल करना है गाइस। ये सारे चीज़ें गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में ये हमारा सैम्पल के लिए कट सेक्शन है। जैसे कि आपको बिल्डिंग रूल्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, बेडरूम हॉल किचन की साइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए गाइस, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में देखने वाले गाइस। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस, ई टेंडरिंग सिस्टम, GR ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर हैबिटेबल रूम्स में आपने जो भी हाइट और साइजेस है यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि आपको मिनिमम एरिया चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर, हाइट इसकी 1 मीटर चाहिए 2.4 मीटर। और उसके बाद अगर आप लो इनकम ग्रुप में या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वो शुड नॉट बी लेस दैन 12.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम वेट 2.4 मीटर। ओके, तो ये एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज। ओके, तो आपको ये फॉलो करने हैं गाइज। ओके, इसके हाइट मिनिमम चाहिए नॉट शुड बी लेस दैन 2.75 मीटर, यानी कि 9 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए उसकी। ओके, तो ये मेन पॉइंट है गाइज, जो कि हैबिटेबल रूम्स में उसकी हाइट और जो भी आपका एरिया है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन प्लान, ये हमारा लाइन प्लान
है गाइज, यहाँ पर टिपिकल 3 BHK फ्लैट के लिए है। और यहाँ हमारा 3D व्यू है, हमारा कट सेक्शन है 1 BHK फ्लैट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा हॉल, उसके बाद टेरेस एरिया, उसके बाद बाथरूम, उसके बाद जो भी हमारा किचन और बेडरूम और उसके जॉइनिंग के लिए एक टॉयलेट बाथ दिया है। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया जो भी है वो मिलना चाहिए गाइस 9.5 मीटर स्क्वायर के आसपास। ओके, मिनिमम एक फैमिली के लिए ज़रूरी है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को जानना है गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हैबिटेबल रूम्स के बारे में, उसकी साइजेस क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है। ओके, तो एज़ पर बिल्डिंग रूल्स और बायोलॉजी आपको फॉलो करने हैं गाइस। तो हैबिटेबल रूम्स में हमारी रूम साइजेस के लिए आपको एक एक्सेप्शनल है गाइस। यहाँ पर आपको अगर होटल रूम या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम हाइट चाहिए आपके रूम साइजेस की वो चाहिए गाइस 4.2 मीटर के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, उससे कम होगी तो भी चलेगी गाइस। अगर आपकी रेसिडेंशियल होटल कमर्शियल बिल्डिंग है, 3 स्टार 4 स्टार होटल है, तो ये सारी चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए गाइस एक साइट इंजीनियर में, एक सिविल इंजीनियर को। तो यहाँ पर आपको कम से कम एरिया चाहिए 9.5 स्क्वायर मीटर। उसके बाद ये वेट चाहिए उसकी 2.4 मीटर। उसके हाइट चाहिए आपके रूम की 2.75 मीटर। बेसिक है गाइस, कि आना चाहिए हर एक सिविल इंजीनियर को, हर एक साइट इंजीनियर को। उसके बाद हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में हम देखेंगे किचन की साइजेस कितनी होनी चाहिए गाइस। किचन में देखा जाए तो आपको किचन में चाहिए गाइस, किचन का जो एरिया है वो नॉट लेस देन 5.5 स्क्वायर मीटर। ओके, और उसकी मिनिमम 1 साइडेड विड्थ होनी चाहिए 1.8 मीटर। ओके, यानी कि 6-7 फीट के आसपास उसकी विड्थ होनी चाहिए 1 साइडेड। और इसका एरिया कम से कम 5.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए गाइस। इन अगर आपको डाइनिंग रूम अटैच होना है तो उसके लिए एरिया नॉट लेस देन 9.5 स्क्वायर मीटर और मिनिमम विड्थ चाहिए 2.5 मीटर अगर उसका डाइनिंग एरिया अटैच है तो। ओके, अगर अटैच नहीं हो तो आपको ये 5.5 और 1.8 का क्राइटेरिया पूरा करना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप जब प्लान बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बिल्डिंग का 2D 3D प्लान बनाते हो, तो आपको इसेंशियल है गाइज कि किचन की साइजेस कौन सी लेनी चाहिए, आपके लिविंग रूम, बाथरूम, वाटर क्लोजेस की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कम से कम। ओके, तो आप जब इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल का प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही बनाना है गाइज कि उसकी हाइट कौन सी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रूम्स का एरिया कितना होना चाहिए किचन में, बेडरूम में। ओके, तो WC में बाथरूम का एरिया मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा कितना होना चाहिए गाइज, ये सब सोच समझ कर ही आप प्लान बनाना गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए भी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया उसमें नहीं आते। प्लिंथ एरिया में हमारा इंक्लूड होता है गाइस एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, उसमें जो भी प्लिंथ के प्रोजेक्शन है और ऑफसेट नहीं आते उसमें, मगर जो भी एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल्स वो आते हैं गाइस। ओके, इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन लेस दैन 2 मीटर स्क्वेयर इन द AC डक्ट्स एंड लिफ्ट्स। उसके बाद आते हैं पोर्चेस एंड द कैंटिलीवर प्रोवाइडेड। तो जो भी कैंटिलीवर है आपके वो प्लिंथ एरिया में आ सकते हैं गाइस, आते हैं वो। एरिया ऑफ बरसात एट टेरेस। ओके, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लिंथ एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और कौन कौन सी नहीं होती। यहाँ पर लॉफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद इंटरनल शाफ्ट जिसका साइज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर है वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता। उसके बाद जो भी अनक्लोज बालकनी आपकी ओपन बालकनी हो तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके बाद टावर्स, डोम्स एंड लेस दे फ्रॉम अ स्टोरी। उसके बाद आर्किटेक्चर बर्न्स एंड कॉर्नेसिस
उसके बाद वर्टिकल सब ब्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं करनी है गाइस। ओके, तो ये सारी थी हमारे प्लिंथ एरिया के बारे में, जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आती है इन प्लिंथ एरिया गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन सी नहीं आती। फ्लोर एरिया यानी कि अपना जो भी प्लिंथ एरिया माइनस वॉल, इसको आप कारपेट एरिया भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप कारपेट एरिया भी उसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, डोर्स, अदर ओपनिंग, ये आती है गाइस। ओके, इंटरनल पिलर्स, सपोर्ट, प्लास्टर अलोंग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 मीटर स्क्वायर। तो प्लास्टर अलोंग द वॉल्स, ये भी चीज़ें वहाँ पर आती है फ्लोर एरिया में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। प्लास्टर अलोंग वॉल्स लेस देन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद फायर प्लेसेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्लोर एरिया के बारे में गाइस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। एक प्लिंथ एरिया है, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ओके, FSI। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्टअप एरिया, यानी कि जो भी आपका फ्लोर का एरिया कवर होता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं गाइस। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रूफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द बालकनी स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बस आपको बालकनीज और स्टेयर केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। बालकनीज एंड स्टेयर केस का जो सेक्शन है, कॉमन एरिया, आपको वो बिल्टअप एरिया में नहीं लेना है गाइस। तो ऐसी थी हमारे बिल्टअप एरिया, जो कि ऑल फ्लोर्स इंक्लूडेड होते हैं। ऑल फ्लोर्स का एरिया वहाँ पर कवर किया जाता है आपको। FSI यानी कि आप देख सकते हो कि ऑल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आगे FAR यानी FSI। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी कारपेट एरिया है इसमें आप देख सकते हो। कारपेट एरिया यानी कि आप जहाँ पर कारपेट देख सकते हो, कारपेट यहाँ पर हो सकता है। कारपेट एरिया में अपना कौन कौन सा नहीं आता है। कारपेट एरिया यानी कि अपना यूजेबल रूम का जो भी एरिया है गाइज, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। जहाँ पर आप कारपेट फैला सकते हो, वहाँ पर, यानी कि यूजेबल रूम का जो भी एक्चुअल एरिया है यूजेबल, उसका हम कारपेट एरिया कहते हैं गैस। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती गैस, सैनिटरी एकोमोडेशन, वरांडास, कॉरिडोर, पैसेजेस, स्टोर फॉर बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, स्टेयर केसेस, शाफ्ट फ्रॉम लिफ्ट, गार्बेज, एयर कंडीशंस, डक्ट, प्लांट, ये सारी चीज़ें कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती गैस। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस हमारा FSI, यानी कि FAR भी बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर इंडेक्स रेशियो भी बोला जाता है उसे। तो दोनों सेम एक ही टर्म्स है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FSI यानी बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो ये मेन फॉर्मूला है गाइस। बिल्टअप एरिया आपने जितने भी फ्लोर से उनका एरिया का एडिशन करना है आपको, और डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपके जो भी रूल्स है, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइस, आपके जो भी सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको जो भी आप PWD इंजीनियर है या आपको एज अ रजिस्टर इंजीनियर है, तो आपको ये इसकी जो भी रूल्स है आपको वो मेट्रो सिटीज़ में जो भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के अलग अलग FSI होते हैं गाइस। 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2 ऐसे FSI आपको प्रोवाइड करने रहते हैं गाइस। आज पर आपके एरिया के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, बिल्डिंग बायलॉज है, उसके हिसाब से आपको वो जो बिल्डिंग के रूल्स है गाइस, उसके हिसाब से आपको FSI प्रोवाइड करना रहता है। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, जो कि FSI आज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज ही होना चाहिए। उसका फार्मूला तो देखा आपने, बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अगर आपने प्लॉट एरिया को FSI से मल्टीप्लाई किया तो अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करना है घर का बिल्टअप एरिया, वो आपको निकल के आ जाएगा गाइस।
AFSI आपको मिल जाएगा आपने जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आपके जो भी पब्लिक फोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी हमारी जो कि हर एक बिल्डिंग में होनी चाहिए, हर एक प्लान में, बिल्डिंग प्लान में, अपार्टमेंट में होनी चाहिए गाइस। ओके, बिल्डिंग बायलॉज में हमारा प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया जिसमें होता है वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। कारपेट यानी कि अपना जो भी मिडल का स्पेस है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हैं गाइस। जहाँ पर एक्चुअल यूजेबल एरिया है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हो गाइस। उसके बाद फ्लोर एरिया में आपने जो भी फ्लोर एरिया में अपना वॉल्स का इंक्लूडेड होता है गाइस। ओके, डोर, इंटरनल पिलर, सपोर्ट, प्लास्टर अलोंग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 स्क्वायर का प्लास्टर है, मीटर स्क्वायर का प्लास्टर है तो वो भी इंक्लूडेड होता है गाइस फ्लोर एरिया में। कारपेट एरिया में आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कारपेट एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स बायलॉज जो कि आपके इन सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में जो भी रूल्स होते हैं FSI के रिलेटेड, आपने जो भी बिल्डिंग रूल्स होते हैं गाइस वो आप देख लेना एक बार। हर एक एरिया के डिफरेंट रूल्स होते हैं एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। आपके जो भी PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको एक बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज का एक मैनुअल मिल जाएगा गाइस, वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप जेन्युइनली आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और नीचे मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दी है, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेटेड होती है गाइस। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है गाइस। जो कि आप ESE गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंडबुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइस। यहाँ पर आर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइस। और बहुत सारे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइस। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, RCC डिटेलिंग या फिर बिम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयरकेस की डिटेलिंग चाहिए, इसका RCC वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टीमेट के ऊपर और RCC डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।